हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग मेरे से परिचय होंगे, मैं राज आप लोग के लिए लेकर आया हूं मैं आज बायोलॉजी का सेक्शन, सेल चैप्टर। स्टूडेंट्स, आप लोग को मालूम होगा कि सेल जो है इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इन आवर लाइफ। सेल क्या है कि हमारे जीवन का एक मौलिक अंग है जिससे हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। गाइस, ये चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, और इस सेल चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, जो पूछा जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, और सेल चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेवेंट होते हैं। तो गाइस, ये सेल के बारे में अच्छे से जानकारी आप लोगों को समझने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। और मेरे इस वीडियो पर अगर आप नए हैं, मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वैसे स्टूडेंट्स जो या फिर जिन्हें बायोलॉजी समझने में दिक्कत होती है या फिर प्रॉब्लम होती है, उन्हें थोड़ा सा बायोलॉजी आसान लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक अपना शुरू करते हैं, सेल चैप्टर। ठीक है, तो सेल, जैसा कि सेल सेल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोशिका। तो आप लोग को मालूम होगा कोशिका जो है हमारे जीवन की एक मौलिक इकाई है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि ये है ह्यूमन सेल। ठीक है, मानव कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो देख लीजिए बहुत सारे इसमें नाम्स हैं जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ, जैसे कि ये सबसे बीच वाला जो है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और जस्ट उसके ऊपर जो ये एरो दिख रहा है इसे बोलते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन, जिसे डीएनए कहते हैं। और उसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला लाइन दिख रहा है आप लोग का, न्यूक्लियर इन्वेलप्स। फिर उसके जस्ट ऊपर ये वाला लाइन, न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ से आपका हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो जाएगा गोल्गी अप्रेंटस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राइबोसोम। यहाँ से हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर इसका अलग नाम माइक्रोकॉन्ड्रिया, फिर इसका अलग से नाम है सेंट्रियोलस, और इसका अलग से नाम है लाइजोसोम। ठीक है, इसका अलग से नाम है न्यूक्लियर पोरस, इसका अलग से नाम है पैरोक्सिज्म। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर हमारा बना है सेल, और ये बहुत सारे सेल मिलकर हमारे बने हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल से किस प्रकार से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए ये फिगर जो आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये एनिमल सेल है। ठीक है, और ये प्लांट सेल है। ये स्ट्रक्चर जो है एनिमल सेल का, और ये स्ट्रक्चर जो है आपका प्लांट सेल का है, और ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल का है। ठीक है फ्रेंड्स, एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल का। ठीक, तो ये सारे बहुत सारे एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपस में कॉमन है। ठीक है, देखिए टिपिकल ये है प्लांट सेल एंड टिपिकल एनिमल सेल। बहुत सारी चीज़ आपको ये दोनों में कॉमन नज़र आएगा जी, लाइक सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, गोल्जी का इसमें भी होता है, गोल्जी का कॉम्प्लेक्स इसमें भी। ये जो भाग, ये पूरा भाग जो आप लोग को दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन होता है। दैट मीन्स एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियन इसमें भी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें भी, न्यूक्लियस इसमें भी। ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, और साइटोप्लाज्म भी। ये सारे जो रंध्र हैं, ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में कॉमन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, कुछ और देख लीजिए, आप लोग को दिखाता हूँ। प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव मैनी ऑर्गन, ठीक है, मैनी ऑर्गन सेल इन कॉमन। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या कॉमन होता है वो चीज़ आप लोग को इस फिगर में दिख रहा होगा। तो फिगर का ध्यान से अध्ययन करेंगे आप लोग ये सारे चीज़ों के बारे में, और अच्छे से इसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है,
तो ये बस फिगर आप लोग को समझने के लिए था। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर और बहुत सारे सेल से मिलकर हमारा क्या क्या अंग बना है और कौन कौन से अंग मिलकर हमारे क्या बने हैं और कहाँ पर कौन सा सेल मौजूद होता है। ये सारा कुछ डिस्कस करने के लिए आपको मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सेल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर के ऊपर आ गए हैं तो चलिए बताते हैं कि सेल सेल का मतलब क्या होता है। कोशिका, सेल मीन्स कोशिका। आप लोग ये कोशिका के बारे में क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में ये सब चीज़ के बारे में आप लोग हल्का हल्का बायोलॉजी चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कोशिका के बारे में। तो अगर किन्हीं को मालूम है, ठीक है, सेल, तो सेल सबसे पहले जानिए कि सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। कि अगर हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं बायोलॉजी में। तो सेल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइटोलॉजी। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज, और 4 ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सेल, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। ठीक है, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेल जो है हमारे लाइफ के सबसे बेसिक यूनिट में से एक है। अगर सेल नहीं रहेगा तो हम लोग का लाइफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज़ सेल। स्ट्रक्चरल के भी तौर पर है और फंक्शनल के तौर पे भी हमारी इकाई है, हमारी लाइफ के, हमारी ज़िंदगी का इकाई है सेल। यह है सेल का थोड़ा बहुत डेफिनेशन। अब देखिए सेल का वर्क क्या क्या, किस प्रकार से ये बना है हमारा बॉडी, वो देखिए। तो गाइस, सबसे पहले सेल आया। ठीक है, जब सेल हुआ तो सेल से बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलकर बने टिश्यू। जब ये सेल और टिश्यू आपस में मिला तो बना ऑर्गेन। ठीक है, और ये जब ये तीनों का मिक्स हुआ, ठीक है, जब ये तीनों का मिक्सअप हुआ, सेल से मिला टिश्यू, टिश्यू से मिला ऑर्गन, और जब ये तीनों का मिक्सअप हुआ तो बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और जब ये इसका इससे भी जब मिक्सर हुआ तब हमारा बना, ठीक है, तब जाकर हमारा बना क्या? बॉडी। तो सबसे पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो सबसे पहले जानिए कि एक इसी में हम लोग को पढ़ना है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी जो दिया था वो एक दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेल्डम और एक का नाम था श्वान। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए सेल थ्योरी किसने दिया था? तो आप लोग बोलेंगे सेल्डन एंड श्वान। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे जीव हैं या फिर जितने भी जीव हैं, वो सब क्या चीज़ से मिलकर बना है, क्या चीज़ का प्रोडक्ट है? तो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो सेल से बनकर मिलकर प्रोडक्ट बने हुए हैं। ठीक है, ऑल द न्यू सेल आर फाउंड बाई प्री एक्सिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। जितने भी नए नए सेल जो फॉर्म्ड हुए हैं, बने हैं, ठीक है, वो एक प्री एक्सिस्टिंग के सहायता से, ठीक है, और सेल डिवीज़न के मदद प्रोसेस से हमारा बहुत सारे सेल का आज बन चुका है हमारे बॉडी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, अगर पूरे यूनिवर्स में बोला जाए कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है पूरे यूनिवर्स में, तो आप लोग बोलेंगे ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। एंड सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जिस उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। ये सबसे छोटा सेल है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसमें बहुत सी सबसे छोटे सेल पूरे ब्रह्मांड का पाया जाता है। और सबसे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग।
ठीक, ये बड़ा में हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है स्टूडेंट्स कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मतलब मनुष्य के अंग में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो वो है न्यूरॉन सेल। कौन सा है? न्यूरॉन। और सबसे छोटा हमारे बॉडी में कौन सा है? तो वो है आरबीसी, जिसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं और भी सेल के बारे में। तो डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन कॉर्क टिश्यूज। तो सबसे पहले सेल का जो खोज किया था, ठीक है, डेड सेल का सबसे पहले खोज हुआ था। कब हुआ था? 1665 में, जब 1665 में रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल का खोज किए, ठीक है, तो वो कॉर्क से किए थे। कॉर्क का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो जब डेड सेल था, वो मृत कोशिका जिसको कहते हैं, उसे डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में। ठीक है, किस पर? तो कॉर्क पर। कॉर्क किसे कहते हैं? तो कॉर्क कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। 1665 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, डेड सेल की। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लिविंग सेल का। तो उसके बाद डिस्कवर हुआ लिविंग सेल का, जिसको जीवित कोशिका कहते हैं। इसे डिस्कवर किया लिवेनहॉक। किसने किया? लिवेनहॉक नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, ये किया। और ये किस पर किया? ओनियन पर किया, मतलब प्याज की छिल्ली पर किया। ठीक है, ये कब किया था? ये लगभग 5 साल के बाद 1670 में हमारा लिविंग सेल का डिस्कवर हो गया था। किसने किया था? लिवेनहॉक। किसने किया था? लिवेनहॉक ने। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीव, उन्हें 2 भागों में बांटा गया, 2 ग्रुप में बांटा गया। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बहु कोशिकीय जीव। समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, समझते रहेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दैट आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल। ये किससे बने होते हैं? सिंगल कोशिका से बनी होती है, एक कोशिका से बनी होती है। और सिंगल टाइप ऑफ सेल इसमें रहते हैं। जैसे एग्जांपल में कौन कौन से ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें एक कोशिका होता है? तो वो है आपका, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है एमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, और तीसरा है प्लाज्मोडियम। तीसरा क्या है? प्लाज्मोडियम। और ये तीनों चीज़ क्या है? ये तीनों चीज़ जो है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणु है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है भाई। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बहुत सारे सेल से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मिलकर बने होते हैं तो बहुत सारे उसमें सेल मौजूद होंगे। एग्जाम्पल में जैसे हो गया प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, और ह्यूमन सेल भी कह सकते हैं। ठीक, तो प्लांट सेल जो बना है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। प्लांट एनिमल सेल हो गया, एनिमल का जो सेल है वो भी बहुत सारे से मिलकर बना हुआ है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सेल में सबसे पहले जो होता है सेल वाल होता है। क्या होता है? सेल वाल होता है। ठीक है, इसे कहते हैं सेल वाल। तो सेल वाल देखिए कहाँ कहाँ मौजूद होता है। इट इज़ फाउंड इन ओनली इन प्लांट सेल। सेल वाल कहाँ मिलता है? सिर्फ प्लांट सेल में। इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के ऊपर बाहरी भाग होता है। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है आप लोग को। आप लोग फिगर जब नोट्स कॉपी बनाएंगे तो आप लोग अच्छे से फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और उसके आउटर मोस्ट पे जो होता है, ठीक है, कवरिंग, उससे प्लांट सेल का, ठीक है, ये सेल वाल होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज
पॉलीसेक्राइड फाउंड इन डेड फॉर्म इन द 0% वाटर। ठीक है, फाउंड इन डेड फॉर्म, और ये जो पाया जाता है वो डेड फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें वाटर की मात्रा जो होती है वो लगभग 0% होती है। कितनी होती है? 0% होती है। ठीक है, ये क्या करता है? इट इज गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होता है उसे ये रक्षा करने का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है उसे। ठीक है, कौन? सेल वॉल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट इज़ फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका प्लांट में भी मिलता है और एनिमल में भी मौजूद होता है। ये दोनों में मिलती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? तो सेल वॉल जो बना होता है वो फास्फोलिपिड्स का बना होता है। किसका? फास्फोलिपिड्स का बना होता है। इट्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सेल। ये क्या होता है कि सेल के आउटसाइड और सेल के आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह पे मूवमेंट उसका रेगुलेट करता है, मूवमेंट करता है इसका। तो इट इज़ रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू द आउटसाइड एंड आउटसाइडर एंड आउटसाइड टू इनसाइड टू सेल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल का सबसे बड़ा भाग अगर कुछ है तो वो है आपका क्या? न्यूक्लियस। डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? ये किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। एक ये भी हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन एंड मैनेजर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को हम लोग, ठीक है, ब्रेन का मैनेजर भी कहते हैं। मैनेजर ऑफ सेल अगर किसी को कहते हैं ब्रेन का, तो वो होता है न्यूक्लियस। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए न्यूक्लियस का मैनेजर ऑफ सेल किसको कहते हैं? ठीक है, ब्रेन को। ठीक, नेक्स्ट, इन द न्यूक्लियस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म्ड। कौन कौन सा? तो न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं भाई? तो पहला जो है न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, पाया जाता है हमारा। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, डिऑक्सीराइब्स न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन। डीएनए का जो मॉडल दिया था वो कौन सा वैज्ञानिक था? वाटसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने दिया है। और आरएनए का जो मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक मैजर। किसके द्वारा? फ्रेडरिक मैजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और आपका आरएनए जो होता है इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस में भी तो पाया जाता है, बट उसके साथ साथ ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। इट इज़ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आरएनए का इट इज़ सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इज ऑल्सो नॉन एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, बट आरएनए को नहीं कहते हैं। इट इज़ हेल्प्स इन प्रोटीन मेकिंग। आरएनए क्या करता है?
प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। डीएनए इट्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फोर फोर नाइट्रोजेनस बोस आर प्रेजेंट। मतलब डीएनए का जो होता है स्ट्रक्चर, वो 4 नाइट्रोजेनस बोस आर प्रेजेंट इसमें होते हैं, 4 नाइट्रोजेनस बोस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए में यूरेसिल इज फाउंड ऑन द प्लेस ऑफ थायमीन। थायमीन के स्थान पर एक यूरासिल नाम का कुछ चीज़ है वो पाया जाता है। ठीक है। जिसे ए को यू से डिनोट करते हैं, सी को जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। जिसे कौन कौन सा एम आर एन ए होता है जिसको मैसेंजर कहते हैं, आर आर एन ए होता है जिसको राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम मेन कहते हैं, टी आर एन ए जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र, टी आर एन ए जिसका मतलब क्या होता है ट्रांसफ़र। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है। ए इज इक्वल टू टी, सी इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू टी, सी इज इक्वल टू जी। ठीक। ए का मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ नाइट्रोजन बॉन्डिंग, और ये नीचे आ गया डीएनए। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका डीएनए का वो लगभग इस प्रकार से होता है। ठीक है। इस प्रकार से होता है लगभग आपका। ठीक। यहाँ सी इज इक्वल टू नाइट्रोजेनस बॉन्डिंग होता है और यहाँ डीएनए होता है। ठीक है। ए इज इक्वल टू यू, ई इज इक्वल टू जी, और ये सब होता है हमारा डीएनए में। अब आते हैं हम लोग आरएनए के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्रोमोसोम पर है। तो क्रोमोसोम का डिस्कवर्ड कौन किया था? पुरकुंजे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने किया था क्रोमोसोम का खोज। तो क्रोमोसोम आर अटैच्ड ऑन, क्रोमोसोम किस में अटैच होता है? डीएनए में होता है। ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, ऑलवेज हमेशा जो ये पाया जाता है हमारा डीएनए वो एकदम पेयर में होता है, सिंगल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स एंड इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान भी ये हमारा पाया जाता है। ठीक है, दिखता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 का मतलब कितना हो गया? 46। ठीक। देखिए, तो क्रोमोसोम जो हैं वो कितने टाइप के हैं? क्रोमोसोम 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? ऑटोसोम, ठीक है, एलोसोम जिसको हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ऑटोसोम में हमारा क्या हो गया? अनरोमोसोम्स अनरोमोसोम्स दैट आर इक्वल इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, 22 पेयर्स। डिस्कवर काउज जेनेटिक डिजीज, वैसे डिस्कवर्स काउजेस जेनेटिक डिजीज, डिसऑर्डर्ड काउज जेनेटिक डिजीज, और जितने भी डिसऑर्डर्स थे, ठीक है, वो जेनेटिक डिजीज को काउज करते थे। इन्हीं में से यहाँ एलोसोम हो गया, एजेम, ठीक है, एलोसोम हो गया जिसको सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम भी कहते हैं। इन दिस क्रोमोसोम्स दैट आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, ये जो क्रोमोसोम जो होती है वो मेल में और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में XY और फीमेल में X और X। XX का Y ये इंडिकेशन है। XX का मतलब जो होता है, ठीक है, XX का मतलब होता है गर्ल, और X और Y का मतलब होता है बॉय। अगर जैसे कि एक्सरे करने के दौरान, अल्ट्रासाउंड करने के दौरान डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं हम लोग कि ये इसके अंदर क्या है, लड़का है या लड़की,
तो अब वो सब डायरेक्टली बोलना बैन हो गया है। ठीक है, तो सीधा पता करता था पहले उन लोग कि एक्स एक्स है तो उसका क्रोमोसोम मिला के देखता था कि एक्स एक्स है तो लड़की होगी, या फिर एक्स और वाई है तो बॉय लड़का होगा। ठीक है, तो डिस्कवर काउजेस ट्रांसजेंडर, ये सब बहुत सारे ट्रांसजेंडर में भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब क्रोमोसोम आ ही गया है तो हम लोग क्रोमोसोम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम कहाँ पर, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, सबसे कम किस में पाया जाता है, वो सब कुछ। तो मॉस्क्यूटो में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, 6 पेयर होती है। ठीक है, चिंपैंजी में 24 पेयर होते हैं। पोटैटो या फिर टबैको में कितना, 18 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। टोमेटो में 12 पेयर होता है। ठीक है, और ड्रोसोफिलिया में हमारा 4 पेयर होता है। बिल्ली में 19 पेयर होता है। ठीक है, और वीट मतलब गेहूं में 21 पेयर होता है। किस किस में, वीट, ट्रिटियम और स्टीवियम। ठीक, मटर पी में हमारा 7 पेयर होता है। ठीक है, कौन पी में 7 पेयर होते हैं, तो पी हमारा कहाँ है, पी, मटर, पिजम एंड स्टीवम। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाथी में होता है। कितने पेयर, 88 पेयर। हाथी में कितने होते हैं, 88 पेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है जीन के बारे में। ठीक है, चलिए जीन तक हम लोग देख लेते हैं, बाकी का क्लास हम लोग कल करेंगे। जीन, तो जीन का डिस्कवर किसने किया था, जीन इज अ डिस्कवर ऑफ जॉनसन। तो जीन का खोज किसने किया था, जॉनसन। और स्टडी ऑफ जीन्स क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हो गया फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल। लेकिन बाद में जेनेटिक्स के पिता किसे माना जाता है, मेंडल को। जेम्स ट्रांसफर जेनेटिक, ठीक है, कैरेक्टर, जेम्स ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर, कौन कौन सा जेनेटिक कैरेक्टर जेम्स ने काट दिया है। ठीक है, जीन्स ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर कहाँ कहाँ से, तो देखिए जेनेटिक कैरेक्टर हमारा क्या क्या हो सकता है। पहला, हेयर में, हाइट में, कलर ऑफ स्किन में, कलर ऑफ आईज में एंड एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसको वंशानुगत बीमारियां या फिर जो भी कहें आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रह जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोफंजेरिया, मीटोकॉन्ड्रिया, ये भी बुक कह सकते हैं हम लोग, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। लाइजोसोम पढ़ना है आप लोग को, राइबोसोम पढ़ना है, गल्जी का बॉडी पढ़ना है, प्लास्टिड्स पढ़ना है, बहुत कुछ है अभी बाबू पढ़ने को आप लोग को मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, जिन तक। ठीक है, कल जो हम लोग हमारा क्लास होगा यही सेल चैप्टर से पार्ट 2 आएगा कल के वीडियो में, और हम लोग कल डिस्कस करेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आप लोग जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसे अच्छे से एक नोट कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, नोट कॉपी में नोट कर ले और उसे ध्यान से पढ़ें। कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद फिर मैं माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं कल हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्लास आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। तो चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ऑल टू वाचिंग माय वीडियो एंड अंत तक बनने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं कल की वीडियो में बायोलॉजी सेल चैप्टर पार्ट 2 के साथ। बाय बाय।